सुप्रभात। कक्षा 8 विज्ञान में अपन आज लेंगे 7वां पाठ जो चल रहा है अपने पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, उसका बचा कुचा टॉपिक जो भी शेष बचा हुआ है। तो विद्यार्थियों, अपन ने पिछले जो पीरियड में जो बात की थी उसमें अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बातचीत की थी। किस प्रकार से पंचमंडी जो आरक्षित क्षेत्र है उसका दौरा जो था उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। वनस्पति जात प्राणी जात के बारे में अपन ने बातचीत की थी। अब अपन बात करते हैं जैव विविधता की। तो जैव विविधता जो है वो पूरे विश्व के अंदर इसके कुछ जगह है जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, उनमें हमारा भारत देश भी शामिल है। और भारत जो है उसको जैव विविधता का एक विशेष क्षेत्र माना गया इसको, क्योंकि भारत की जो विविधता है यहाँ पे अन्य देशों की तुलना में काफी जैव विविधता देखने को आपको मिलती है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय आदि अपने जैव विविधता क्षेत्रों की श्रेणी में काफी माने गए। तो 3 भारत में मेन जो क्षेत्र जैव विविधता क्षेत्र 3 है, जो जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और जो इंडो बर्मा क्षेत्र है वो इसकी श्रेणी में आते हैं। तो जंतु और जीव या पेड़ पौधे उनकी जो प्रजातियां हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय जो संरक्षक संघ है या अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकृति संरक्षण संघ है IUCN जिसको अपन बोलते हैं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ये जो संस्थान है जो जीवों को उनकी स्थिति के हिसाब से इसलिए इसको 4 भागों में बांटा है। यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों को या उनकी प्रजातियों को इस संघ ने IUCN ने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से है? पहला है विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां। दूसरा है वो इसने इसका नाम रखा है प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, यानी प्राकृतिक आवासों में ये नहीं है, प्राकृतिक आवासों में विलुप्त। तीसरा है उसको संकटापन प्रजातियां। और चौथा है जिसको अपन ले रहे हैं, चौथा जो होता है उसको बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। तो IUCN ने जीवों की जो जातियां हैं उनको 4 भागों में बांटा। पहला कौन सा हो गया? विलुप्त प्रजातियां। दूसरा प्राकृतिक आवासों में विलुप्त। तीसरा संकटापन प्रजातियां और चौथा विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। इस प्रकार से 4 भागों में इनको बांट दिया गया है। अब सबसे पहले अपन लेते हैं 1 नंबर विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियों का मतलब है ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि, यानी वर्तमान में उन जातियों का कोई भी जीव जीवित अवस्था में नहीं है किसी भी जगह पे, यानी किसी टाइम में थी, वो किसी टाइम में थी परंतु आज के समय में नहीं है, यानी वर्तमान में नहीं है। इस प्रकार की जातियों को अपन क्या कहते हैं? विलुप्त प्रजातियों के नाम से जानते हैं। जैसे आपने डायनासोर्स का नाम सुना, डायनासोर्स किसी जमाने में था, आज नहीं है। जैसे डोडो पक्षी पहले था, आज नहीं है। इसी प्रकार जंगली कबूतर पहले थे, वर्तमान में नहीं है। तो इसी प्रकार वूली मम्मत है, वो पहले था, आज नहीं है। तो इसी प्रकार अब तस्मानियन जो टाइगर है पहले थे, आज नहीं है। इसी प्रकार जंतुओं में जैसे जैतून है, बुर्स है आदि अनेक जातियां, जो कोकिया कुकी आदि जो पौधे है वर्तमान में नहीं है, परंतु किसी जमाने में थे। जो जमीन से अपन अवशेष प्राप्त होते हैं अपन को, उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये जीव जंतु पहले थे परंतु वर्तमान में नहीं है। तो इस प्रकार की जातियों को अपन क्या कहते हैं? विलुप्त प्रजातियों के नाम से जानेंगे, अर्थात वर्तमान में उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। दूसरा है प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, यानी वे जातियां जिनके कुछ जीव अभी है परंतु प्राकृतिक आवासों में नहीं है, यानी वर्तमान में प्राकृतिक आवासों में उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, परंतु जो हमने आवास बनाए हैं जिसको अपन बोलते हैं कृत्रिम आवास, इन कृत्रिम आवासों में उनके प्रतिनिधि है। यानी जैसे चिड़ियाघर है, जू है, बोटैनिकल पार्क है, जो हमने प्रदान किए हैं, वहां पे इनके एकाध जीव सैंपल जो अपन कह सकते हैं
उसके रूप में क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार की जातियों को अपन बोलते हैं प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजातियां की श्रेणी में अपन लेते हैं। जैसे आपने जैसे कस्तूरी का नाम सुना है, वर्तमान में नहीं है परंतु प्राकृतिक आवासों में देखने को ये नहीं मिलते, परंतु कृत्रिम आवासों में ये आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार जैसे मुलायम खोल वाला कछुआ है, वर्तमान में नहीं है परंतु कृत्रिम आवासों में है। इसी प्रकार हवाई कौवा है, व्योमिंग मेंढक है आदि विलुप्त प्रजातियां जो प्राकृतिक आवासों से विलुप्त हो चुकी है, परंतु कृत्रिम आवासों में उनको रख के उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। तीसरा था संकटापन्न प्रजातियां, वे जातियां जिनका अस्तित्व खतरे में है, अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों की वे जातियां जो प्राकृतिक आवासों में वर्तमान में है, परंतु उनकी संख्या लगातार क्या हो रही है, कम होते जा रही है। अर्थात उनकी जातियों पे निरंतर संकट पैदा हो रहा है और एक निर्धारित इस तरीके से वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसका मतलब किसी जमाने में संख्या बहुत थी, परंतु वर्तमान में संख्या में कटौती होती जा रही है। और जिस समय रहते इनको संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, इन जातियों को बचाने का प्रयास नहीं किया गया, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विलुप्त प्रजातियों में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा जब ये जातियां भी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की जातियों को बचाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। अर्थात जो संकट की स्थिति में जो जातियां हैं उनको बचाने के उपाय हमें करना चाहिए, जिससे कि निकट भविष्य में ये विलुप्त नहीं हो। तो इसको बचाने के लिए इनको हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसी प्रकार जैसे एशियाटिक जो सिंह है, शेर एक प्रकार की जाति है जो लगभग विलुप्तता की स्थिति में आ चुकी है वर्तमान में या खत्म होने की स्थिति में। इसी प्रकार गंगा नदी में जो डॉल्फिन नाम की मछली है, जिसको भारत का राष्ट्रीय जीव भी घोषित कर दिया गया है 2009 में राष्ट्रीय जीव की संख्या दे दी गई है भारत के, परंतु ये भी जो डॉल्फिन है वो भी क्या संकट की स्थिति में बनी हुई है। इसी प्रकार कृष्ण मृग है, और कृष्ण मृग जो ताल छापर में पाए जाते हैं, है ना, एक सिंह वाले जो मृग है वो भी लगभग स्थिति उनकी विलुप्त होने की स्थिति में आ रहे हैं, संकट की स्थिति में है वो भी। इसी प्रकार जैसे गेंडा है ना, आपके जो गोडाउन है राजस्थान का राज्य पक्षी, ये भी किस स्थिति में, संकट की स्थिति में। इसका मतलब इसको बचाने के हमें प्रयास करने चाहिए, वरना ये निकट भविष्य में क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जातियों में से पेड़ पौधों के अंदर भी जैसे पनीर कट्टा है, जैसे रोइडा इंद्रजोग है, रोइडा विशेष तौर से राजस्थान का एक वृक्ष है, ये भी लगभग संकट की स्थिति में, संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। यदि समय रहते हुए इनका प्रयास नहीं किया, इसे फोग है, फोगड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में, लगभग विलुप्त होने की स्थिति में आ चुका है, कहीं कहीं पे देखने को मिलता है संकट की स्थिति में। तो इस प्रकार की जातियों को बचाने का हमें प्रयास करना चाहिए, वरना यह जातियां केवल पन्नों पे रह जाएगी और किस में रह जाएगी, विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आ जाएगी। उसके बाद में आता है विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, अर्थात सब जगह आपको देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार की जातियों को विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये किसी अन्य क्षेत्र में नहीं होगी, अर्थात किसी एक ही क्षेत्र में क्या होगी, आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार की जातियां जो है वो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों की श्रेणी में आती है। तो प्राकृतिक आवासों में ये लगभग जो है अब धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त भी हो रही है। तो इनके प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, हालांकि कुछ ही क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलेगी। जैसे अपने पंचमंडी जो आरक्षित क्षेत्र का जो आपने दौरा किया, उससे संबंधित जो अपन ने चर्चाएं की, तो आरक्षित क्षेत्र में जो है वो कुछ ही जातियां वहां पे विशेष रूप से आपको देखने को मिल रही थी। जैसे साल के पौधे हैं, साल के अलावा जैसे जंगली आम के पौधे हैं, वो वहां पे एक विशेष पादप के रूप में देखने को मिल रहे हैं, जो दूसरे क्षेत्रों में आपको देखने को नहीं मिलते। इसका मतलब जंगली आम, यहाँ पे जंगली आम, इसके अलावा साल, ये पौधे इन क्षेत्रों के या पचमंडी जो आरक्षित क्षेत्र है वहां की विशेष प्रजातियों की श्रेणी में आ रही है। तो ये क्या कहलाएगी, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां होगी जो दूसरे जंगलों में आपको देखने को नहीं मिलती है। इसी प्रकार यहाँ पे विशाल जो गिलहरी है, भारतीय गिलहरी, वो भी देखने को मिलती है। उड़नी गिलहरी भी यहाँ पे आपको इस क्षेत्र में क्या होती है, देखने को मिल जाती है। तो ये इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है और क्षेत्रों में ये देखने को आपको नहीं मिलती। इसी प्रकार आपके
जैसे तेंदुए की विशेष जाति है स्नो तेंदुआ। स्नो तेंदुआ जो है वो पचमंडी में मिलेगा आपको। स्नो तेंदुआ ये भारत का जो विशेष जो हिमालय जो रेंज का है वो इसमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार डॉल्फिन जो आपके गंगा नदी में पाई जाती है मछली, तो ये इसका मतलब विशेष जगह पे देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार इंद्रोक है आपके पेपा है आदि जो जातियां हैं वो भी कुछ विशेष स्थानों पर ही आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार साल चंदन जो दक्षिण पश्चिमी जो अपने घाट की जो स्थिति है उन क्षेत्रों में क्या होंगे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की जातियों को विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों की श्रेणी में माना गया है। परंतु ये प्रजातियां भी धीरे धीरे विलुप्त होने की स्थिति में होगी, क्योंकि मानव द्वारा इन जातियों का निर्दयता पूर्वक शिकार कर दिया जाता है या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव द्वारा इनको एक प्रकार से काफी यूज में लिया जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों को भी हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में आता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा पुस्तक, लाल आंकड़ा पुस्तक या रेड डाटा बुक कह सकते हो या लाल आंकड़ा पुस्तक कह सकते हो। रेड डाटा पुस्तक या रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक। लाल आंकड़ा पुस्तक में ये एक प्रकार की पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन जातियां, जो जातियां संकटापन है, चाहे जंतुओं की हो चाहे पादपों की हो, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो सभी संकटापन जातियों का रिकॉर्ड जो रखा जाता है उसको अपन बोलते हैं रेड डाटा बुक, अर्थात लाल आंकड़ा। अर्थात रेड का मतलब इनके लिए खतरे का निशान हो गया, हो रेड का खतरा हो गया, तो संकट का मतलब खतरा। तो संकटापन जातियों को रखा जाता है। पादप और जंतुओं के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती है, दोनों के लिए अलग अलग इनका निर्माण किया जाता है। उसके बाद आता है आपके प्रवासी पक्षी। तो प्रवास पक्षी अपन कह सकते हैं। तो प्रवास पक्षी क्या होते हैं, जो दूर से आवासों से यहाँ पे आते हैं उनको अपन प्रवास पक्षियों की श्रेणी में लेते हैं। जैसे किसी स्थान की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग, स्थान की जलवायु क्या होती है अलग अलग होती है। तो कुछ दूसरे देशों के पक्षी यहाँ भारत में आते हैं, भारतीय कुछ पक्षी दूसरे देशों में भी जा सकते हैं। इसका मतलब जलवायु के साथ में जब परिवर्तन होता है, जैसे आपने पुर्जा का नाम सुना है ना, साइबेरियन सारस, जो कि प्रजनन काल के लिए, क्योंकि जहाँ पे शीतावास है उसका आवास साइबेरिया साइड में, सर्दी के मौसम में खूब ठंड पड़ती है, हवाएं चलती है ठंडी, इसलिए उस पक्षी को क्या चाहिए, थोड़ी गर्मी चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को जन्म देने की स्थिति में। तो प्रजनन काल के लिए क्या करना चाहिए, इसको गर्मी चाहिए। इसके लिए वो कहाँ पे आते हैं, प्रजनन काल के लिए भारत में आते हैं, और प्रजनन काल पूरा होने के पश्चात वापस क्या होते हैं, साइबेरिया चले जाते हैं। इसका मतलब विशेष मौसम में समय के साथ में जो जलवायु में बदलाव होता है उसके हिसाब से कुछ जो पक्षी है वो उनके दूर देशों से दूसरे देशों में आ जाते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या कहलाएगा, प्रवासी पक्षी कहलाएगा। और एक परिघटना जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना कुछ समय जीवन यापन करने के लिए जो किया जा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, वहां पे प्रवास के नाम से जानेंगे। प्रवास का मतलब दूसरी जगह का, यानी यहाँ का है वो दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह का यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से प्रवास जो है उसके माध्यम से अपने जातियों का अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और जाति में जो अनुकूलता है उसको लाने का ये प्रयास करने का काम करते हैं, जिससे कि इनकी जाति का अस्तित्व क्या हो, बढ़ावा रहे, या जाति है वो बढ़ी हुई रहे। उसके बाद में आता है कागज का पुनर्चक्रण। तो कागज हमारे लिए उपयोगी है, परंतु हमें पता होना चाहिए कि कागज का निर्माण किससे होता है। कागज का पुनर्चक्रण, तो कागज का निर्माण किससे हो रहा है, सबसे पहली बात है कागज का निर्माण होता है पेड़ पौधों की छाल से। पेड़ पौधों की लुगदी बनाई जाती है, सेलुलोज जो होता है पौधों को काट कर पूरे भाग को लुगदी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका मतलब 1 टन जो कागज है, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए लगभग 17 बड़े पौधे, 17 बड़े विकसित पौधे हैं उनको मार दिया जाएगा, उनकी कटिंग की जाएगी। तो 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 पौधों का जो विनाश किया गया। इसका मतलब कागज का जो अपन दुरुपयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि कागज निर्माण में पेड़ पौधों को ही काम में लिया जा रहा है, और पेड़ पौधे वन संपदा है, अर्थात जब इतने पौधे काटे जाएंगे तो वनों उन्मूलन को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कागज का पुनर्चक्रण करना चाहिए, क्योंकि कागज के बिना अपना काम नहीं चल रहा है।
तो कागज का कम से कम 5 से 7 बार पुनर्चक्रण हो सकता है। यानी एक बार जो कागज सबसे पहले बना उसको वापस 5-6 बार बनाया जा सकता है। इसका मतलब जो कागज आप बराबर बार बार बनाओगे पुनर्चक्रण से, यानी एक आप नया कागज फैक्ट्री से पहली बार निर्मित कर रहे हो, पेड़ पौधों को काट कर सीधा बनाया जा रहा है तो फ्रेश कागज है। परंतु पुनर्चक्रण में हालांकि कागज की कुछ क्वालिटी लगी आएगी, तो हमें क्या करना चाहिए, कागज का पुनर्चक्रण करना चाहिए। आपने देखा होगा जैसे कॉपी है, किताबें हैं, इनको रद्दी लेने वाले आते हैं कई बार, है ना, तो रद्दी वालों को बेकार जो कॉपी किताबें वो बेच देनी चाहिए, क्योंकि वो उनको जलाते नहीं है। वो क्या करते हैं आजकल जो है पुनर्चक्रण के लिए क्या करते हैं, बेचने का कार्य करते हैं। तो हमें पुनर्चक्रण में इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे इससे फायदा क्या होगा, एक तो पेड़ पौधों का अनावश्यक कटना नहीं होगा, और दूसरा कागज का जब निर्माण होता है तो कई प्रकार की रासायनिक विक्रियाएं होती है। जिन रासायनिक विक्रियाओं में कुछ विषैले पदार्थ भी निकलते हैं जो हमारे लिए क्या नुकसानदायक है, तो उसके विषैले पदार्थों से भी अपन बच सकते हैं, प्लस वनों की संख्या को भी अपन बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। उनके बाद में आता है आपके पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण, पेड़ पौधों को वापस कैसे लगाया जाए, तो पुनर्वन रोपण का मतलब है अपन एक पौधा काट रहे हैं तो बदले में दूसरा पौधा लगाया जाए, अर्थात पौधे लगाने की प्रक्रिया हमारी रुकनी नहीं चाहिए। तो ये एक प्रकार का वनो उन्मूलन का सबसे पर्याप्त तोड़ है कि जब अपन पौधा काट रहे हैं तो बदले में दूसरा पौधा अपन को लगाना चाहिए। पौधा यदि आप नहीं लगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वन क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब हमें पुनर्वन रोपण जो है, पुनर्वन रोपण की प्रक्रिया है, उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि पौधों की मात्रा बराबर बनी रहे और हमें वनो उन्मूलन से जो होने वाले दुष्प्रभाव है उनसे बचने का एक आसान तरीका है। क्योंकि पुनर्वन रोपण के द्वारा ये अपन जो प्राकृतिक जो अपनी संपदा है उसको बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं, या अपने जो पूर्वजों ने जो हमें संपदा सौंपी है उसको बनाए रखने का अपन क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम बनाए गए, पुनर्वन रोपण का भी कार्य करना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम में क्या होता है, प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करना और उनको संरक्षण प्रदान करना, कि प्राकृतिक जो संपदा है उनकी रक्षा की जाए और उसको संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाए, जिसको अपन वन संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा जब सब सरकारें मिलके और जब जनता का प्रत्येक नागरिक इसमें यदि अपना योगदान नहीं देगा तब तक वन और पौधे जो है, पौधे और जंतु उनका संरक्षण संभव नहीं है। गवर्नमेंट प्रयास कर सकती है, कर्मचारी अपना प्रयास कर सकते हैं, परंतु जब तक आम जनता उसमें अपना सहयोग नहीं देगी तब तक इस प्रकार की स्थिति संभव नहीं है। अर्थात पौधे और जंतुओं का संरक्षण करने के लिए हमें नियम कायदे तो बनाने होंगे, साथ साथ में जनता को जागरूक करना होगा और जनता का सहयोग लेना होगा। अर्थात समाज पूरा मिल गए, सभी जनता के सदस्य, सभी जनता के आदमी लोग हैं, वो मिलके यदि इस कार्य में अपनी भूमिका निभाएंगे तो ही इस प्रकार की संरक्षण प्रक्रिया वो संभव हो सकते हैं, वरना जो जाति हैं वो विलुप्त होने की श्रेणी में आते रहेगी। अतः हमें रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास करने होंगे। तो ये अपने गांव में नहीं, गांव के बाद अपना कस्बा, कस्बे के बाद जिला, जिले से राज्य, राज्य से देश और देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अर्थात पूरे संसार में ये सभी चीजें तब संभव है जब प्रत्येक मानव इसके लिए संकल्प हो, प्रत्येक मानव अपनी भूमिका निभाए, अपना प्रयास दे, अपने योगदान देगा वो, तो ही इस प्रकार के कार्यों को संपन्न करवाया जा सकता है। और ये पाठ आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके।